नमस्कार दोस्तों। घटती सीमांत उपयोगिता नियम अथवा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, कार्डिनल अप्रोच के द्वारा और ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया था। आज जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण जो नियम है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, जो व्यावहारिक जीवन में लागू होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेखा चित्र के अंदर कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, सीमांत उपयोगिता कर्व है, जो कि बाएं से दाएं, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, गिरता हुआ है। तो इसका क्या कारण है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी क्यों गिर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को उपभोग करता है, लगातार इकाइयों का उपभोग करता है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती हुई क्यों होती है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार के दो प्रमुख नियम हैं। पहला जो नियम है वो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और जो दूसरा जो नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो क्या है और इसका प्रतिपादन किसने किया था पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस नियम का जो प्रतिपादन है जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोशेन के द्वारा 1854 में किया गया था। इस नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा, H.H. गोशेन, जिसका पूरा जो नाम है हरमन हेनरिक गोशेन के द्वारा 1854 में किया गया था। इसके बाद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम की आधुनिक विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए इस नियम का नाम दिया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे जेवेंस ने इसे गोशेन का प्रथम नियम भी कहा है। तो यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाए कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, या गोशेन का प्रथम नियम क्या है, तो तीनों एक ही नियम है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार के कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं उनको जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सभी सिद्धांत या नियम मान्यताओं पर आधारित होते हैं। मान्यताएं वास्तविक भी हो सकती है और सैद्धांतिक भी हो सकती है। तो इन मान्यताओं के बारे में हम जान लेते हैं। पहली जैसे कि मान्यता है, उपभोक्ता क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए अर्थात रेशनल होना चाहिए। विवेकशील का तात्पर्य होता है कि उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होना चाहिए। उसकी आय दी हुई होती है जो कि स्थिर होती है, निश्चित होती है, और उस आय सीमा के अधीन वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड, वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में होना चाहिए। उपयुक्त इकाई का तात्पर्य स्टैंडर्ड यूनिट्स, अर्थात ऐसा नहीं हो कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि एक व्यक्ति को प्यास लगी है और उसको चम्मच से पानी पिलाया जाए और उसके बाद में उसको गिलास से पानी पिलाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे कि उसको एक पानी गिलास से पिला रहे हैं तो एक गिलास होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट, वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। यदि गुण और मात्रा में समान नहीं होगी तो यह नियम लागू नहीं होगा। अर्थात ऐसे स्थिति में सीमांत उपयोगिता वो घटने के स्थान पर बढ़ भी सकती है
वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। उपभोग है वो लगातार होना चाहिए। यदि उपभोग लगातार नहीं होगा और उस उपभोग के अंदर कुछ समय अंतराल आता है तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या होगी, सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। एक व्यक्ति को भूख लगी है और वो खाना खा रहा है और खाना खाने के पश्चात कंटिन्यू जैसे उसको चपाती दी जा रही है, पहली चपाती से उसको अधिक उपयोगिता मिलेगी, फिर दूसरे से कम, तीसरे से कम। और यदि एक व्यक्ति को आप 4 घंटे बाद में खाना खिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इसलिए उपभोग है वो लगातार होना चाहिए। ऐसा ही इसमें मात्रा के रूप में है कि मात्रा वो समान रूप में उसको मिलनी चाहिए। गुण के अंदर भी ऐसा ही है कि एक व्यक्ति को एक चपाती पर है वो सादी दी जाए और दूसरी जब चपाती उसको दी जाती है और उसमें बटर लगा करके दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी जो उपयोगिता है वो क्या है, सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। तो इसलिए गुण और मात्रा में भी समान होनी चाहिए और उपभोग है वो भी लगातार होना चाहिए। वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता क्या है, बढ़ सकती है। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होनी चाहिए। अर्थात इस नियम में माना गया है कि वस्तु स्थानापन्न अथवा पूरक नहीं होनी चाहिए। यदि है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका तात्पर्य कि स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी है का उपभोग करता है तो कॉफ़ी का उस पर अतिरिक्त प्रभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी उपयोगिता से वो स्वतंत्र होना चाहिए। उपभोक्ता की आय कांस्टेंट होनी चाहिए। आदत, उसकी हैबिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनमें परिवर्तन होता है तो यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ सकती है। अब इस नियम के संबंध में हम जान लेते हैं कि इस नियम का स्टेटमेंट क्या है। ये इस नियम का सार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य यहाँ पर जो अभी हमने एजप्शंस ली थी, जो मान्यताएं ली थी, उनको ध्यान में रखते हुए निश्चित समय अवधि में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है, यदि व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक गिलास के पश्चात जब दूसरे गिलास का उपभोग करता है, अर्थात अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, पिछली इकाई की तुलना में कम होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति पानी के अतिरिक्त गिलास का उपभोग करता जाता है, अर्थात पानी पीता जाता है, तो ऐसी स्थिति में उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, कम होती जाती है, अर्थात घटती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। तो ये इस नियम का स्टेटमेंट है कि अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समय अवधि में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पिछली इकाई की तुलना में क्या होती है, कम होती जाती है। यही इस नियम का मुख्य कथन है। इसको एक रेखा चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र में एक्स एक्स की तरफ वस्तुओं की इकाइयाँ दी गई है, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स दिया गया जो कि 1 से लेकर के 7 तक इसमें दर्शाई गई है। ओ वाई एक्स की तरफ है मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। एम यू का तात्पर्य मार्जिनल यूटिलिटी है। और अब हम मान लेते हैं कि जब किसी वस्तु की पहली इकाई का वो उपभोग करता है तो उसको सीमांत उपयोगिता कितनी मिलती है, पहली इकाई के उपभोग से 10 इकाई के बराबर मिलती है। गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स है, यूटिल्स है, उसमें हम मान सकते हैं कि पहली इकाई के उपभोग से 10 यूटिल्स के इक्वल उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। दूसरी इकाई के उपभोग से उसको कितनी मिलती है, 8 मिलती है। तो
तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, तो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो गई, इसमें कम हो गई। सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, इसमें कम हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरी इकाई का उपभोग किया और यहाँ पर इसमें कितना हो गया 8, पहले से कितनी मिल रही थी 10। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो गई। या आप मान सकते हो कि एक्स गुड्स के स्थान पर वो क्या है, पानी का एक गिलास है, तो पानी के पहले गिलास से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही थी 10 और दूसरे गिलास से उसको कितनी मिल रही है 8 के बराबर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, अर्थात कम हो गई। जब वो तीसरा गिलास पानी का पीता है तो ऐसे स्थिति में उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 6, और जब पानी का चौथा गिलास वो पीता है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, घट करके ये हो जाती है 4 हो जाती है, अर्थात 4, और पाँचवें गिलास से घट करके ये 2 हो जाती है। और जब पानी का छठा गिलास वो पीता है तो ऐसी स्थिति में वो घट करके कितनी आ जाती है 0 पर आ जाती है। और जब सातवां गिलास पानी का लेता है तो ऐसी स्थिति में वो घट करके -2 पे आ जाती है। अब उसके लिए क्या है, नुकसानदायक साबित हो रहा है पानी पीना। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये घटती जाती है। यही ये नियम बता रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समय अवधि में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, पिछली इकाई की तुलना में कम होती जाती है। देखिए इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, इन बिंदुओं के जो कॉर्नर्स को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व प्राप्त हो जाता है। और इसमें देख रहे हैं कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ है। इन बिंदुओं को हमने यहाँ तक मिलाया है और बिंदुओं को मिलाने से जो हमें कर्व मिला है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जो किस दिखा रहा है, इसमें शो कर रहा है, दर्शा रहा है कि ये ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है, अर्थात जो सीमांत उपयोगिता है वो घट रही है। इसलिए इस नियम का जो नाम रखा गया है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता का नियम रखा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू क्यों होता है, इसका क्या कारण है। पहला जो कारण है कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव होती है, कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है और उन असीमित आवश्यकताओं को तो पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि अवश्य की जा सकती है। तो जब हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का, उस एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वो घटती जाती है और फिर गिरती हुई वो शून्य और अंत में ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो नियम है वो क्या लागू हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है, अर्थात वस्तुएं पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं होती है। जब हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है और वस्तुएं स्थानापन्न होने पर अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता क्या है, बढ़ सकती है, क्योंकि अतिरिक्त इकाई का उपयोग है वो अन्य वैकल्पिक उपयोग में लगाया जा सकता है। अन्य वैकल्पिक उपयोग के रूप में जैसे यदि कोई व्यक्ति है वो दूध पीने के साथ साथ उसको दही और पनीर में भी उपयोग में लेने लग जाता है तो ऐसे स्थिति में उसकी क्या मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकती है अथवा कांस्टेंट भी रह सकती है, लेकिन घटती हुई हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन जैसे कि दूध का कंजप्शन करता है, 1 लीटर कंजप्शन कर रहा है, अब यदि उसको अगर 1 लीटर एक्स्ट्रा दूध दिया जाता है, एक अतिरिक्त इकाई उसको सप्लाई की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि घटने के स्थान पर बढ़ सकती है, क्योंकि वो उस दूध का उपयोग है वो क्या है, दही और पनीर में करने लग जाता है। तो इसलिए इसमें माना जाता है कि वस्तु में क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि चाय का 1 कप पीने के बाद यदि दूसरा कप कॉफ़ी का मिल जाए तो सीमांत उपयोगिता क्या है, बढ़ सकती है। इसलिए इसमें जो एजम्पशंस जो रखी गई थी, मान्यता जो रखी गई थी, उसमें हमने माना था कि उपभोक्ता के जो रुचि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
अन्यथा चाय के स्थान पर कॉफ़ी का जब कंजप्शन करेगा एक अतिरिक्त इकाई के रूप में करता है, तो हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ जाए और ऐसे स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। तो वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होगी तभी यह नियम लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद। जो भी सिद्धांत या नियम होते हैं उसके कुछ सीमाएं होती है या आलोचनाएं होती है, तो उनको अपवाद कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो अवास्तविक अपवाद, जो वास्तव में अपवाद नहीं है लेकिन केवल आलोचना करने के लिए वो बताए गए हैं। पहला जैसे इसमें दिया गया है मादक पदार्थ। जब कोई शराबी व्यक्ति नशा करने के लिए शराब पीता है, तो जैसे जैसे वह अधिक शराब पीता जाता है तो शराब की और अधिक मांग करता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है। तो जैसे ही वो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फिकेशन मिलता है, वो उसके लिए नुकसानदायक अवश्य है लेकिन उसको सेटिस्फिकेशन मिलता है, और जैसे ही वो कुछ इकाइयों का उपभोग करता है वो और अधिक इकाइयों की मांग करने लग जाता है। जब वो और अधिक इकाइयों की मांग करता है तो सीमांत उपयोगिता क्या है, उसके लिए बढ़ती जाती है। ऐसे स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यह भी एक आलोचना मात्र अवास्तविक अपवाद है, क्योंकि एक सीमा के पश्चात उसकी भी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि वो उसके लिए नुकसानदायक पूर्ण रूप से साबित होता है, वो इस बात को समझने लग जाता है। नेक्स्ट, दुर्लभ वस्तुएं, रेयर थिंग्स, कि जो व्यक्ति पुरानी दुर्लभ सिक्के, डाक टिकट या दुर्लभ चित्र आदि का जो कलेक्शन करते हैं और उनके पास जैसे जैसे उन वस्तुओं का स्टॉक बढ़ता जाता है उसके लिए क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। जबकि जैसे जैसे वो स्टॉक करेगा तो उसके लिए क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो बढ़ने लग जाती है। लेकिन एक सीमा के पश्चात यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु की बहुत अधिक सप्लाई हो जाती है तो उसके लिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उपयोगिता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेजर्स के लिए भी ये लागू नहीं होता, कंजूस व्यक्ति के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जितना धन बढ़ता है वह उतना ही अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर उसके लिए उपयोगिता क्या है, बढ़ती जा रही है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, तो यह नियम लागू नहीं होता है। लेकिन इस नियम में एक सच्चाई यह भी है कि वो जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उनको वो दूसरों पर खर्च नहीं कर सकता, वहाँ तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, अवश्य ही घटेगी। तो अंत में ये नियम वहाँ पर भी लागू हो जाता है। नेक्स्ट, प्रदर्शन प्रभाव, जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है कि कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन जब उसको इनका प्रदर्शन करना हो तो इस स्थिति में उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। लोगों को दिखाने के लिए वो क्या उसका उपभोग करता जाता है, हालांकि वो उसके लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन दिखावे के लिए, प्रदर्शन करने के लिए वो ऐसा करता है, तो वहाँ पर लागू नहीं होता है। अब इस नियम के कुछ वास्तविक अपवाद हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता है। यदि कोई अच्छा संगीत है, अच्छी कविता है, अच्छी बुक है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अच्छा संगीत व्यक्ति बार बार सुनना चाहता है, अच्छी कविता को बार बार सुनना चाहता है, अच्छी बुक होती है उसको बार बार पढ़ना चाहता है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, अर्थात एक बुक को या एक कविता को यदि वो बार बार सुनता है तो एक सीमा के पश्चात वो भी उसको अच्छी नहीं लगती है और वहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर सकती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था के अंदर भी यह नियम लागू नहीं होता है। यदि आपने एक अंगीठी जला रखी है और उसके अंदर एक एक कोयला जलाएंगे तो शुरुआत में उससे उपयोगिता कम मिलती है, और जैसे जैसे उसमें कोयले की मात्रा बढ़ती जाती है आपके लिए उपयोगिता बढ़ती जाती है, अर्थात उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक सीमा के पश्चात वहाँ पर भी उसकी जो उपयोगिता है वो घट जाती है
अर्थात उसके लिए कोई उपयोग नहीं रहता है। तो इसके कुछ अवास्तविक और वास्तविक अपवाद यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन ये एक ऐसा नियम है जो कि लगभग सभी वस्तुओं में ये लागू होता है। इसके बाद में इस नियम का क्या महत्व है, तो वस्तु की कीमत निर्धारण में इस नियम का महत्व है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यह नियम जल हीरा विरोधाभास का समाधान करता है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये क्या है, ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जल हीरा विरोधाभास। और इस नियम में जो बताया गया है कि जल जो कि व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है उसकी कीमत कम होती है, जबकि हीरा जो व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता है और उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका समाधान इस नियम के माध्यम से हमें मिलता है। क्योंकि जो जल होता है, पानी जो होता है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। और उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत का जो भुगतान है वो किसके आधार पर करता है, सीमांत उपयोगिता के आधार पर करता है। और जब सीमांत उपयोगिता उसकी कम होगी तो उसको कम कीमत का भुगतान किया जाता है, कम कीमत दी जाती है। जबकि जो हीरा है वो क्या होता है, दुर्लभ होता है, और उसकी जो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है, और इसलिए उसको कीमत है वो हाई होती है, अधिक ऊंची होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये जल हीरा विरोधाभास का जो समाधान है वो करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हीरा है उसका विनिमय मूल्य होता है वो अधिक होता है, उपभोग मूल्य होता है वो कम होता है। जबकि पानी है उसका उपभोग मूल्य अधिक होता है या उपयोग मूल्य अधिक होता है, लेकिन विनिमय मूल्य कम होता है। नेक्स्ट, मांग के नियम का आधार है। क्योंकि मांग का जो नियम है वो ये बताता है कि ये मांग की जो रेखा होती है वो बाएं से दाएं गिरती हुई होती है। क्यों होती है, उसका जो उत्तर है वो इस नियम के माध्यम से हमें मिलता है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमने देखा था कि ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ था। मांग वक्र भी क्या होता है, वैसे ही बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। आप जब घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का जो वक्र बनाते हैं तो उसी के पैरेलल दूसरा बना करके हम मांग कर्व होता है उसको डेरिवेट हम कर सकते हैं। क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो उस वस्तु की कीमत जो देता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर देता है। तो यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक इसी प्रकार से उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा का जब उपभोग करता है तो वो क्या है, कम कीमत देना चाहता है, और कम कीमत पर वो अधिक वस्तुएं की मांग करता है। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट, राजस्व अथवा राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण है। आधुनिक जो कर प्रणाली होती है और आय पुनर्वितरण का ये नियम क्या है, आधार है। यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो धनवान व्यक्ति के लिए मुद्रा की जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, कम होती है। और मुद्रा की उपयोगिता कम होती है अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। जबकि गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा होती है वो महत्वपूर्ण होती है अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए अधिक होती है। तो सरकार क्या करती है कि जिनके लिए सीमांत उपयोगिता कम है उन पर सरकार कर लगाती है, अर्थात अमीर व्यक्तियों पर कर लगाती है, और गरीब जिसके लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वो गरीबों पर कर नहीं लगाती है। तो ये कर लगाने के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। और सरकार को जो इससे रेवेन्यू मिलता है तो सरकार क्या करती है, जो टैक्स से जो इनकम या जो राजस्व जो मिलता है वो गरीबों पर पुनर्वितरण कर देती है। तो इस प्रकार से आधुनिक कर प्रणाली और आय के पुनर्वितरण का ये नियम आधार है। नेक्स्ट, सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। प्रत्येक व्यक्ति अपने जो संसाधन होते हैं उसके क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के संसाधन सीमित होते हैं और वह उन सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है।
तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता क्या करता है, सबसे पहले उस वस्तु पर अपनी सीमित आय को व्यय करता है, जो उसके लिए सबसे अधिक क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे वह उस वस्तु पर खर्च करता जाता है तो उपयोगिता ह्रास नियम के कारण उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है, और घटती हुई वो शून्य हो जाती है। और जब शून्य हो जाती है तो वो अनुभव करता है कि उसको उस वस्तु से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है। तो अब वो क्या करता है, फिर दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। तो इस प्रकार से यह अधिक उपयोगिता की जो वस्तु होती है उस पर वो अपनी मुद्रा खर्च करने लग जाता है। तो जहाँ उसकी उपयोगिता घटने लग जाती है, अर्थात सम सीमांत उपयोगिता घट करके शून्य हो जाती है, तो वहाँ से वो क्या करता है, वो मुद्रा हटा करके दूसरी वस्तु पर व्यय करने लग जाता है, जो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से ये सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम सम सीमांत उपयोगिता नियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का आधार है, अर्थात ये सिद्धांत हमें इस बात की जानकारी देता है कि उपभोक्ता की बचत का किस प्रकार से मेजरमेंट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा कितनी कीमत देने के लिए वो तैयार है और वास्तव में कितनी कीमत का वो भुगतान करता है। उन दोनों के जो बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता की बचत कहलाती है। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को प्यास लगी हुई है और उसको एक पानी की बोतल चाहिए, और उस बोतल के लिए जो आसपास उसके लिए कहीं पानी उपलब्ध नहीं होने वाला है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वो पानी की एक बोतल के लिए 1000 रुपये भी दे सकता है। और यदि वही पानी की बोतल उसको 20 रुपये में मिल जाती है तो उपभोक्ता की बचत कितनी हुई, 980 रुपये। अर्थात उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा कितनी कीमत देने के लिए तैयार था, 1000 रुपये, और वास्तव में वो पानी की बोतल उसको कितने रुपये मिल गई, 20 रुपये में मिल गई। तो उपभोक्ता की बचत कितनी हुई, 980 रुपये हो गई। तो यहाँ पर ये जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वो उपभोक्ता की बचत का मेजरमेंट करने में भी उपयोगी है। और धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक स्थिति ऐसे भी आ सकती है जहाँ पर उसकी जो कीमत और जो सीमांत उपयोगिता है वो दोनों बराबर हो सकती है। अंतिम कि यह नियम विनिमय मूल्य और उपभोग या उपयोग मूल्य भी कह सकते हो, इन दोनों में अंतर को ये बताता है। इसकी चर्चा हमने पहला जो इसका बिंदु था महत्व का, उसमें हम चर्चा कर चुके थे वाटर डायमंड पैराडॉक्स के अंदर, कि जिस वस्तु की सप्लाई अधिक होगी उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम होती है। अर्थात उसका जो उपयोग मूल्य होता है वो तो अधिक होता है लेकिन विनिमय मूल्य कम होता है, और विनिमय मूल्य का जो निर्धारण होता है वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर होता है। जबकि जो हीरा होता है उसका विनिमय मूल्य अधिक होता है क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो ये विनिमय मूल्य और उपभोग या उपयोग मूल्य में अंतर को स्पष्ट करता है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास सम सीमांत उपयोगिता नियम पर होगी।